हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रश्मि। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं सेल डिवीज़न का मोस्ट एमपी क्वेश्चंस जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का, कोशिका संवर्धन में मनुष्य की कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग कितने समय लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 24 घंटे लगते हैं। फिर 5th नंबर का क्वेश्चन है, यीस्ट कोशिका में विभाजन होता है। तो यीस्ट कोशिका में विभाजन 90 मिनट्स में होता है। फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न में से कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे जो सेल साइकिल चलती है ना, उसमें सबसे पहले आता है G1, फिर आता है S, फिर G2 आता है आपका, फिर M आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, G1 S देन G2 फिर M। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक कोशिका चक्र में क्या होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, अंतरावस्था होता है और एम प्रावस्था होता है। एम प्रावस्था को ही विभाजन प्रावस्था भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको G1 S और G2 वाला है, ये है अंतरावस्था का पार्ट, और ये जो एम फेज है ये है एम प्रावस्था का पार्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 में क्या दिया हुआ है। 8 है, निम्न प्रावस्थाओं में से कौन कोशिका चक्र की अंतरावस्था का भाग नहीं है? अभी मैंने बताया ऊपर में कि अंतरावस्था में G1 S G2 और G0 आता है, M नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, M। फिर हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, ऐसी कोशिकाएं जिनमें और विभाजन नहीं होता है G1 प्रावस्था को छोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, जिसे कोशिका चक्र खाली स्थान कहते हैं। तो उसको बोलते हैं G0 अवस्था। जो कोशिका विभाजन नहीं होती है ना, वो चली जाती है G0 अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये मोस्ट आईएमपी है, कौन सी प्रारूपिक अवस्था डीएनए द्विगुणन के लिए मानी जाती है? तो वो है एस प्रावस्था। ये आईएमपी है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद करेंगे। डीएनए का द्विगुणन कहाँ होता है? तो एस प्रावस्था में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है आपका अंतरावस्था में, G1 S G2 अंतरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 में क्या दिया हुआ है, मनुष्य कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, कौन सी प्रावस्था कोशिका चक्र की सबसे अधिक समय लेती है? तो आप जब सेल साइकिल देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है आपका अंतरावस्था का, क्योंकि इसमें 3-4 उसके भी सब फेजेस हैं, G1 S G2 और G0 ऐसा। तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और माइटोटिक वाला तो बहुत कम ही समय लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंतरावस्था। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, किसी कोशिका में उपस्थित डीएनए की मात्रा और कोशिका चक्र की प्रत्येक प्रावस्था में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या का निर्धारण फ्लो साइटोमेट्री द्वारा किया जा सकता है। निम्न में से कोशिका चक्र की किस प्रावस्था और उसमें उपस्थित डीएनए की मात्रा को सही सामान्य माना जा सकता है? तो आपका मैं ऑप्शन पूरा पढ़ देती हूँ। पहला में लिखा है कि G0 या G1 प्रावस्था में पाई जाने वाली द्विगुणित कोशिकाएं। दूसरा दिया है एम प्रावस्था की प्रारंभिक अवस्था में डीएनए की सामान्य से दुगनी वाली कोशिकाएं। फिर तीसरा दिया है एस प्रावस्था में डीएनए की माध्यमिक मात्राओं वाली कोशिकाएं। फिर चौथा दिया है आपका G2 प्रावस्था में डीएनए की सामान्य से दुगनी मात्रा वाली कोशिकाएं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 1 2 3 4 ये चारों के चारों ही करेक्ट है। फ्रेंड्स, जब आप सेल साइकिल को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे चारों करेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि जो G1 G0 प्रावस्था होती है, उसमें द्विगुणित 2n कोशिका होती है। अब वो माइटोटिक फेज में जब जाती है, डिवीजन होगी, 2n का 4n बन जाएगा। ऐसे आप देखेंगे तो चारों का चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वो चारों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेती है, ये वाला फेज है आपका अंतरावस्था। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। ये 90% टाइम टेकिंग है, मतलब 90% का समय सिर्फ अंतरावस्था लेती है। माइटोटिक तो सिर्फ 10% का होता है।
और इसमें क्या होता है, अत्यधिक संश्लेषण प्रवस्था है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह है ना, जो विभाजन के लिए ज़रूरी है, वो सब होता है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, G0 प्रावस्था के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है G0 प्रावस्था, पहला दिया है G0 प्रावस्था में माइटोजेंस उपस्थित होते हैं। फिर बी दिया है माइटोजेंस उपस्थित होते हैं परंतु उच्च ऊर्जा यौगिक अनुपस्थित होते हैं। फिर सी दिया है माइटोजन और उच्च ऊर्जा यौगिक दोनों उपस्थित होते हैं। अब फोर्थ दिया है माइटोजन और उच्च ऊर्जा यौगिक दोनों अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, माइटोजन और उच्च ऊर्जा यौगिक दोनों अनुपस्थित होते हैं। उच्च ऊर्जा यौगिक समझ रहे, जैसे एटीपी वगैरह। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि ये अनुपस्थित होंगे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, कोशिका चक्र की, यहाँ पे हमको पुट करना है 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो मैं सीधा आंसर ही बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। कोशिका चक्र की एस प्रावस्था की, सॉरी, कोशिका चक्र की अंतरावस्था, जो अंतरावस्था है, सेकेंड का क्या है, ये अंतरावस्था आएगा कि फर्स्ट में आएगा एस प्रावस्था के दौरान सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है। अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है। और फोर्थ आपका दिया है समसूत्रण की, थर्ड में दिया है प्रोफेज अवस्था में ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती है। समसूत्रण फोर्थ में आएगा, फिर थर्ड में आएगा प्रोफेज। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। 17 में क्या दिया हुआ है, खाली स्थान के दौरान समस्त गुणसूत्र मध्यांश पर आ जाते हैं और प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र अपने काइनेटोकोर द्वारा तरकु तंतु की मदद से एक ध्रुव से जुड़ा रहता है। इसका दूसरा अर्ध गुणसूत्र अपने काइनेटोकोर द्वारा विपरीत ध्रुवों से जुड़ा रहता है। फ्रेंड्स, अगर वो मध्यांश की बात कर रहे हैं ना, कि वो मध्यांश में आगे है गुणसूत्र, मतलब ऐसा जो रहता है सेल, उसमें अगर गुणसूत्र ऐसे इक्वेटर पे आ जाते हैं तो वो मेटाफेज होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, मेटाफेज, मध्यावस्था जिसमें गुणसूत्र मध्यांश पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 18 देखते हैं, खाली स्थान प्रावस्था गुणसूत्रों की संख्या एवं आकारकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। तो संख्या के लिए और उसकी आकारकी के लिए सबसे अच्छा है मेटाफेज। ये भी आईएमपी है आपका, इसको याद रखिएगा, मेटाफेज है इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 18 का आएगा मेटाफेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें स्तंभ 1 को 2 से मिलाना है। यहाँ पे एनाफेज में वी आकृति और एनाफेज में एल आकृति, ये सब जो आकृतियाँ हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, आकृति सब एनाफेज में दिखती है, जो वी एल जैसे ऐसा दिया हुआ है गुणसूत्र। फिर यहाँ पे उसका सेंटर में होगा जो बिंदु रहता है, गुणसूत्र बिंदु वो, लेकिन कभी कभी वो एकदम टॉप में चला जाता है, ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से एनाफेज अवस्था में वी एल जे आई ऐसा आकृति दिखता है, इसी को हमको मिलाना है। तो इधर का ऑप्शन मैं देख लेती हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, ये वाला जो है ना बी, वो करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं कि ए का दिया हुआ है सेकंड, ए का आएगा सेकंड। वी आकृति कब दिखती है, तो वो मेटासेंट्रिक मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में दिखती है। ए का सेकंड है, वी आकृति कब दिखेगी, ऐसा, तो मेटासेंट्रिक में दिखेगा। पता है क्यों, क्योंकि ना जब आप मेटासेंट्रिक मतलब मध्यांश में देखते हैं तो यहाँ पे आएगा इक्वेटर पे रहेगा गुणसूत्र, तो अब इसको फोल्ड करके देखोगे ना तो ये आपका वी शेप का बनेगा। दोनों गुणसूत्र को दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे तो वी शेप का बनेगा। उसके बाद बी का आएगा, फोर्थ आएगा बी का फोर्थ आएगा आपका क्या है, सब मेटासेंट्रिक। एल फेस कैसे दिखता है, तो सब मेटासेंट्रिक में दिखता है। उसके बाद जे कब दिखता है, तो सी का आएगा, फर्स्ट आएगा आपका अग्र बिंदु में दिखता है, एक्रोसेंट्रिक में जे शेप दिखता है। और एनाफेस के आई फेस किस में दिखता है, तो डी का आएगा आपका, थर्ड आएगा टीलोसेंट्रिक में। इसमें तो पूरा जो टीलोसेंट्रिक जब आता है ना अंत केंद्री, तो पूरा का पूरा जो बिंदु रहता है वो एकदम एक सिरे पे चला जाया रहता है, ऐसा जुड़ा रहता है यहाँ पे टीलोसेंट्रिक में। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए का जाएगा सेकंड,
बी का फोर्थ जाएगा, सी का फर्स्ट जाएगा, जे आकृति एक्रोसेंट्रिक में, आई का जाएगा आपका टिलोसेंट्रिक, थर्ड जाएगा, डी का थर्ड। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29, प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम पदार्थ है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। समसूत्री अध्ययन के लिए सबसे अच्छा होता है मूल सीड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, मूल सीड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, समसूत्री तर्कु मुख्य रूप से खाली स्थान प्रोटीन के बने होते हैं। जो तर्कु तंतु स्पिंडल से बने रहते हैं, समसूत्री तर्कु किससे बने होते हैं? तो वो बने होते हैं आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, समसूत्री तर्कु ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपका, निम्न में से किसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स अनुपस्थित होते हैं? तो देखिए, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ऐसे डंडीनुमा संरचना जो रहते हैं, फ्लैजिला में भी होता है, सेंट्रियोल में रहता है, और तर्कु तंतु भी रहता है, जैसे 9+0 फेज, 9+2 ऐसा कुछ कुछ रहता है। तो ये सब रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। वैसे आप इसको एलिमिनेट करके भी ला सकते थे, क्योंकि फ्लैजिला, सेंट्रियोल, तर्कु तंतु में तो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बस में नहीं होता। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या है आपका। 53 है आपका, यहाँ पे हमें स्तंभ 1 को 2 से मिलाना है, अवस्था पहचाननी है। तो आपका इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ए का जाएगा फोर्थ। गुणसूत्रों की तर्कु मध्यांश की ओर कब गति करती है? तो मेटाफेज में, तो इसका फोर्थ जाएगा। फिर बी का थर्ड है जाएगा, सेंट्रोमियर का विपाटन और अर्ध गुणसूत्रों का अलग होना। तो ये कब होता है? बी का थर्ड है आपका एनाफेज में। जब एनाफेज आता है ना, तो जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग ऊपर नीचे ध्रुव की ओर चले जाते हैं। फिर सी क्या है आपका, समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन कब होता है? समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन होता है, सी का आपका सेकंड जाएगा, जाइगोटीन में होता है। जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र का युग्मन होता है। फिर फोर्थ है आपका, समजात गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय कब होता है? तो जीन विनिमय तो पैकेटीन में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आपका ये जो पहला दिया है आई, उसमें जाएगा पैकेटीन में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड्स। वैसे ये भी आईएमपी था, क्योंकि ये अवस्थाएं पूछी जाती हैं, एक और दूसरी और क्या होता है उसको दिया रहता है और आपको इसको चूज करना रहता है। फिर 54 देखते हैं। 54 क्या है, कोशिका द्रव्य में संचित भोजन के निर्माण के लिए गुणसूत्रों के विकुंडलन होता है, जिसमें अनुलेखन द्वारा mRNA और rRNA का निर्माण होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की कौन सी प्रवस्था है? ओके, कौन सी प्रवस्था है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA और RNA का निर्माण होगा? तो ये है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, यस फ्रेंड, डिप्लोटीन में होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन और mRNA rRNA का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान गुणसूत्रों की संख्या। तो जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो रिडक्शनल होता है, तो वो आधी रह जाती है। तो आपका इसमें आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, आधी रह जाएगी। जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तब गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाएगी। फिर अभी हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या है, निम्न में से किन प्रवस्थाओं में गुणसूत्र एकल पतले धागेनुमा दिखाई देते हैं? तो वो है आपका लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में वो सिंगल सिंगल दिखेंगे, ऐसा कोशिका के अंदर में पतले पतले धागे के नुमा दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही दिखते हैं गुणसूत्र। तो लेप्टोटीन है आपका। फिर 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? तो अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे बेस्ट है आपका यंग एंथर, युवा परागकोश। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो यंग एंथर होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन सबसे अच्छी तरीके से उसका अध्ययन किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या दिया है, द्विगुणित जीवों में होने वाले जीन विनिमय उत्तरदायी होते हैं।
जिन विनिमय उत्तरदायी होते हैं, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? जीन्स की प्रभाविता के लिए, जीन्स के मध्य संलग्नता के लिए, जीन्स के पृथक्करण के लिए, और दिया है आपका एलिल्स के पुनर्योजन के लिए। तो ये जीन विनिमय क्यों होता है? एलिल्स के पुनर्योजन के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है 59 अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया था? तो अर्धसूत्री विभाजन शब्द आपका दिया है फार्मर एंड मूरे ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? यहाँ पे आपका निम्न में से किस प्रारूपिक अवस्था में लैम ब्रुस गुणसूत्र दिखाई देते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में, जो प्रोफेज फेज होता है अर्धसूत्री विभाजन का, उसमें आपका लैम ब्रुस गुणसूत्र दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी, अर्धसूत्री का प्रोफेज में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 60 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं हम 60, अब यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे निर्देश दिया है, निम्न कथनों में अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट का विवरण दिया गया है। ओके, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन में, उसका विवरण है। इन कथनों के अनुसार प्रश्न क्रमांक 61 और 62 का उत्तर दीजिए। तो पहले आपका दिया हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है? पतले धागे नुमा गुणसूत्र जिस पर मोती नुमा संरचना दिखाई देती है, बूके जैसा दिखता है, वो गुलदस्ते जैसा मोती नुमा ऐसा सा पतला पतला रहता है, इसमें बीड्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, धागे नुमा संरचना। तो ये है आपका, यह लैप्टोटीन में होता है। फिर देखते हैं पुनर्योजन ग्रंथिकाओं का निर्माण। पुनर्योजन ग्रंथिकाओं का निर्माण होना, फिर है युगली चतुष्क का बनना, फिर काइजमेटा का उपांति भवन, फिर काइजमेटा का दिखाई देना। तो फ्रेंड्स इसमें आपका क्या है? ऑप्शन नंबर देखो, लैप्टोटीन तो फर्स्ट जाएगा ही, मोतीनुमा संरचना। फिर आपका ग्रंथिका का निर्माण किस में होता है? तो ये होता है आपका पैकेटीन में होता है, तो दूसरा पैकेटीन जाएगा। चतुष्क किस में बनता है? टेट्रायड, तो ये युगली चतुष्क किस में बनता है? थर्ड का जाएगा आपका जाइगोटीन में बनता है ये। तो देखिए ये लैप्टोटीन, पैकेटीन, ग्रंथिकाओं का निर्माण, जाइगोटीन आ जाएगा आपका थर्ड, युगली चतुष्क का बनना। फिर काइजमेटा का उपांति भवन डायाकिनेसिस में होता है, तो फोर्थ में डायाकिनेसिस जाएगा। फिर फिफ्थ किस में जाएगा? काइजमेटा का दिखाई देना, डिप्लोटीन में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 61 का। वहीं पे हम देखते हैं 62, दिए गए कथनों की प्रोफेज फर्स्ट में होने वाली घटनाओं के सही क्रम है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इससे आपका क्लियर हो रहा है कि कौन से फेज में क्या होता है। जैसे मैं बोली कि यहाँ पे धागे नुमा पतला पतला संरचना बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसे बीट्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये बनता है आपका लैप्टोटीन में। इस तरह से आपको अवस्था का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें क्या हो रहा है वो आपको याद हो रहा है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दिया था 62 में? दिए गए कथनों को प्रोफेज फर्स्ट में होने वाली घटनाओं के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होता है पहला आपका लैप्टोटीन फेज का, फिर होता है तीसरा आपका युगली चतुष्क का बनना, जो कि किस में हो रहा है? जाइगोटीन में। फिर होता है आपका सेकंड, होता है आपका जब युगली चतुष्क जब बन जाते हैं उसके बाद बनता है पुनर्योजन ग्रंथिका निर्माण, नोड्यूल्स बनता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड जाएगा, सेकंड आएगा उसके बाद। इस तरह से ये आपका पहला का पहला रहेगा, फिर ये आपका दूसरा बनेगा, फिर ये आपका तीसरा होगा, फिर आपका पांचवा आएगा काइजमेटा का दिखाई देना, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वही काइजमेटा होता है तो वो दिखाई देगा। फिर काइजमेटा का उपांति भवन चौथा आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है फ्रेंड। पहले पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और मे बी हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने सब बताया है। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।